दोस्तों, आज आप सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक के सुनील सीरीज के उपन्यास नकाब का दूसरा भाग। नॉवल का पहला भाग सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं। शाम 8 बजे से थोड़ा पहले सुनील अपनी मोटरसाइकिल पर भैरव रोड पहुंच गया। 14 नंबर की इमारत मिरर इमेज की तरह बनी एक दूसरे से जुड़ी दो कोठियां थीं। उनके प्रवेश द्वार एक दूसरे के अगल बगल में थे। बाएं दरवाजे पर तख्ती टंगी थी जिस पर लिखा था जवाहर सक्सेना निजी आवास। दाईं तरफ के दरवाजे पर एक बड़ा बोर्ड था जिस पर लिखा था जवाहर ऑटो फाइनेंस लिमिटेड, प्लीज रिंग एंड एंटर। सुनील ने कॉल बेल दबाई और उसके बाद दरवाजे को धक्का दिया तो पाया वो खुला था। वो भीतर दाखिल हुआ और उसने अपने आप को रिसेप्शन की तरह सजे एक कमरे में पाया जो उस वक्त खाली था। ये कमरा आयताकार था और काफ़ी बड़ा था। रिसेप्शन डेस्क के पीछे एक प्लेट ग्लास की पार्टीशन थी जो उसे दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर रही थी कि बड़ा वाला हिस्सा फ्रंट में था जहां रिसेप्शन डेस्क के अलावा कुछ कुर्सियां भी पड़ी हुई थीं। पार्टीशन पूरी वॉल टू वॉल होने की बजाय 2/3 हिस्से में थी और पार्टीशन रहित हिस्से में से आगे पिछली दीवार में एक बंद दरवाज़ा नज़र आ रहा था। उसके देखते ही देखते वो दरवाज़ा खुला और एक कनपटियों पर से सफ़ेद बालों वाले दोहरे बदन वाले सूट पहने व्यक्ति ने बाहर कदम रखा। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, हेलो, मैं जवाहर सक्सेना हूँ। जी, मैं सुनील चक्रवर्ती, मैंने आपको फ़ोन किया था। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आओ। जवाहर ने उसके लिए पिछला दरवाज़ा खोला। ये एक निहायत खूबसूरती से सजा एग्जीक्यूटिव ऑफिस था। उससे आगे एक और दरवाज़ा था जो बंद था और जिसके पीछे से टाइपराइटर खटखटाए जाने की आवाज़ें आ रही थीं। सुनील ने सहज भाव से कहा, ऑफिस अभी भी चल रहा है आपका? जी हाँ, हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है। 6 बजे तक तो नॉर्मल ऑफिस आवर्स ही हैं। आमतौर पर हमें 8 भी बज जाते हैं, काम ज़्यादा हो तो 10 भी। मेरे अधिकतर क्लाइंट वाइट कॉलर तबके से हैं और उन्हें ऑफिस आवर्स के बाद ही टाइम होता है, इसलिए उनकी सहूलियत के लिए हमें ऑफिस खोलकर बैठना ही पड़ता है। खैर, ये सब बातें छोड़ो, तुम विशाल के बारे में जो बात करने आए हो वो करो। फिर उसने सुनील को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और दोनों आमने सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। एक सिगरेट सुलगाते हुए जवाहर सक्सेना ने कहा, हाँ, तो तुम विशाल को कैसे जानते हो? मैं विशाल को नहीं जानता, उसकी बड़ी बहन सोनल को जानता हूँ। ये उसी की रिक्वेस्ट थी कि विशाल के बारे में मैं आपसे बात करूं। हाँ ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, बात होने से मतलब है ताकि बखेड़ा ना हो। बात करे कोई भी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इतना कहकर जवाहर ने बेल बजाई। टाइपराइटर की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर एक कुर्सी खिसकाए जाने की आवाज़ हुई और करीब 45 साल के व्यक्ति ने उस दरवाजे से भीतर कदम रखा। सक्सेना ने उससे कहा, सुरेश, ये विशाल सिक्का ने हमें कितने की थूक लगाई? एग्जैक्ट अमाउंट बताओ तो। वो आदमी मशीनी अंदाज से बोला, 1,52,274 रुपये। ब्याज जोड़ के? जी हाँ, गबन की तारीख के बाद से 1% महीने के रियायती रेट पर ब्याज जोड़ के। ठीक है, जाओ। हाँ तो मिस्टर सुनील, सुन ही लिया होगा आपने, 1,52,274 रुपये उसे देने हैं। उसके पास कल शाम तक का टाइम है। सुनील ने सवाल किया, तो विशाल ने यहाँ अपनी नौकरी के दौरान ये गबन किया है? जी हाँ, और उससे वो मुकर नहीं सकता, और वैसे भी वो अपनी ज़बानी उसे कबूल भी कर चुका है। आप अपना पैसा वाकई वापस चाहते हैं ना? सुनील ने सवाल किया। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? लेकिन ऐसा है, विशाल के पास तो पैसा है नहीं। अगर उसके पास नहीं है तो उसके जोड़ीदार के पास तो होगा। और अब ये मत कहना कि उसका कोई साथी नहीं है। इस काम में उसका कोई ना कोई साथी तो ज़रूर है। किसी के सिखाए पढ़ाए बिना वो छोटी उम्र का छोकरा इतनी बड़ी हरकत करने की जुर्रत कर ही नहीं सकता था। और जैसा कि अभी तुमने कहा कि विशाल के पास पैसा नहीं है, तो अगर उसके पास नहीं भी है तो उसके जोड़ीदार के पास तो ज़रूर है, तो वो क्यों नहीं लौटा देता? सुनील ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, देखिए, ये जोड़ीदार जो भी है, ना तो आप उसको जानते हैं और ना ही उसके मिजाज को। क्या गारंटी है कि वो पैसा लौटाने को तैयार होगा भी कि नहीं? लेकिन एक सूरत ऐसी है जिसमें आपकी रकम पूरी वापस लौटाए जाने की गारंटी है, और वो सूरत ये है कि उसके पैसे की भरपाई उसकी बहन करे। वो एक निहायत ही शरीफ लड़की है और इस बात की भी पूरी गारंटी है कि वो आपकी सारी की सारी रकम लौटा देगी।
लेकिन समस्या सिर्फ इतनी है कि फिलहाल उसके पास पूरी रकम नहीं है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि वो 75,000 रुपये आपको फ़ौरन लौटा देगी और बाकी के 75,000 रुपये 3-3 हज़ार रुपये महीने की किश्तों में लौटा देगी। ब्याज कितना होगा? 0। ऐसा कैसे हो सकता है भला? आप करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, और मैं भला अपना ही नुकसान क्यों करूँगा? वो इसलिए जनाब, क्योंकि आपकी रकम की वापसी मिलने की और कोई सूरत ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं उस कमबख्त को जेल भिजवा कर ही दम लूँगा। देखिए, वो नौबत तो आते आते आएगी, उसको सज़ा भी होते होते होगी, और वैसे भी अगर उसको सज़ा हो भी गई तो उससे आपकी रकम की वसूली तो होने वाली है नहीं। जवाहर ने कुछ देर इस बात पर विचार किया, फिर बोला, हाँ, दम तो है तुम्हारी बात में। अच्छा, ये सारा पैसा बहन देगी? जी हाँ। लड़के की खुद की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? जी नहीं। ठीक है, उसे बोलो 5 किश्तों में सारा पैसा लौटा दे। लेकिन वो मामूली तनख्वाह वाली एक रिसेप्शनिस्ट है, 15,000 रुपये महीने की किश्त नहीं भर सकती। 12,000 तो कुल उसकी तनख्वाह है, फिर उसके ऊपर उसकी बूढ़ी माँ की भी जिम्मेदारी है, जिसको वो 4,000 रुपये महीना भेजती है। तो इतनी बड़ी किश्त वो कैसे दे पाएगी भला? देखो भाई, वो उसकी प्रॉब्लम है। जहाँ तक मेरा सवाल है, 3,000 रुपये महीने की किश्त बहुत ही कम है। मैं इतनी सी रकम के लिए 25 महीने तक इंतज़ार नहीं कर सकता। और फिर लड़का भी निठल्ला थोड़ी घूमता रहेगा, कुछ तो करेगा इस बीच। उसकी नौकरी लग जाएगी तो मेरे नुकसान की भरपाई वो अपने नए एम्प्लॉयर से कर देगा। जो करतब उसने यहाँ किया वहीं वहाँ फिर से दोहरा लेगा। आप उसे फिर से गबन के लिए उकसाना चाहते हैं? जी नहीं, जो बोझ उसने अपने सिर पर लादा है उसे आगे सरकाने की राय दे रहा हूँ बस। अरे लेकिन मिस्टर जवाहर, देखिए, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आधी रकम नकद, आधी 10 किश्तों में, ब्याज माफ। फैसले के लिए कल तक का टाइम। दैट्स फाइनल फ्रॉम माई साइड, नाउ यू कैन गो। तभी सक्सेना की पीठ पीछे के एक बंद दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके साथ ही दरवाज़ा खुला और सलवार सूट पहने एक सुंदर महिला ने भीतर कदम रखा। उसके बाल कटे हुए थे, चेहरे पर सलीके का मेकअप था और उम्र में वो 35 से 45 के बीच कहीं भी हो सकती थी। सुनील की तरफ देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर सक्सेना से बोली, मे आई कम इन? सक्सेना थोड़ी नाराज़गी से बोला, आने के बाद पूछ रही हो? तुम मेरी बीवी हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि जहाँ मर्जी जब मर्जी घुस आओ। उसने अपने पति की बात पर कोई ध्यान दिए बिना कहा, इस सिलसिले में मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। वो किस खुशी में भला? सक्सेना ने नाराज स्वर में कहा, है कोई वजह? और उस वजह का नाम विशाल सिक्का है? जी नहीं, कोई और वजह है। अच्छा, बोलो। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका पैसा विशाल की बहन को चुकता करना पड़ रहा है तो आपको थोड़ा नर्म रुख अख्तियार करना चाहिए। देवी जी, ये मेरे सोचने की बात है कि मुझे किसके लिए कैसा रुख अख्तियार करना है। मुझे अपनी सोच में किसी के दखल की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स फाइनल। इसके बाद वहाँ खामोशी छा गई। कुछ देर मैथिली सक्सेना अनिश्चित सी वहाँ खड़ी रही, फिर घूमकर दृढ़ता से आगे बढ़ी। जिस दरवाजे से वो वहाँ दाखिल हुई थी उसकी बजाय वो उस दरवाजे की तरफ चली गई जहाँ से सुनील वहाँ आया था और फिर निगाहों से ओझल हो गई। सक्सेना ने सुनील से कहा, हमारी बातचीत खत्म हो चुकी है। जो कहना सुनना था सब हो गया, अब तुम भी जा सकते हो। गुड नाइट। सुनील वहाँ से बाहर निकला और फुटपाथ पर उस जगह पहुँचा जहाँ उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी। उसकी पिछली सीट पर मैथिली सक्सेना बैठी हुई थी। इससे पहले कि सुनील कुछ बोलता वो जल्दी से बोली, यहाँ से निकलो जल्दी, अगले मोड़ पर बाइक रोकना। सुनील हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और उस पर सवार हो गया। ब्लॉक के मोड़ पर पहुंचकर उसने बाइक रोक दी। मैथिली सीट से उतरकर उसके सामने आ खड़ी हुई और बड़ी ही बेचैनी से बोली, जो वो कहते हैं वही करो। लेकिन वो नामुमकिन है मैम। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम उनको जानते नहीं हो। एक बार वो जो फैसला कर लेते हैं उससे हिलते भी नहीं। फाइनेंस उनका कारोबार है और पैसा उनका भगवान है। उनको पत्थर से भी पानी निचोड़ लेने का तजुर्बा है। लेकिन मिसेस सक्सेना, विशाल की जो बहन है वो बहुत ही मामूली हैसियत वाली, मामूली तनख्वाह पाने वाली लड़की है। वो भला इतना पैसा एक साथ कहाँ से लाएगी? उसके भाई ने गुनाह किया, इस बात से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा बहन को तो नहीं मिलनी चाहिए ना।
और ये जुल्म सिर्फ इसलिए कि आपके पति को उसकी रकम वापस मिल सके? नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि मेरे पति को वो कदम उठाने से रोका जा सके जो वो तब उठाएगा जब उसे उसकी रकम वापस नहीं मिलेगी। और यही वार्निंग देने के लिए आप इस तरह चोरी से छुप के मुझसे मिल रही हैं। हाँ, छुप के मिलना ज़रूरी था क्योंकि मेरे ऊपर नज़र रखी जा रही है। आप जानती हैं कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुनी थी। तो जब आप मुझे जानती हैं तो आप मुझसे कल भी तो मिल सकती थीं। मेरे ऊपर 24 घंटे नज़र रखी जाती है। मैं उसकी मर्जी के बिना कहीं आ जा नहीं सकती। ऐसी कोशिश करने पर वो मेरी जान तक ले सकता है। आपका पति इतना जालिम आदमी है? इससे भी कहीं ज्यादा। तुम सोच भी नहीं सकते, इतना जालिम। सुनील ने हथियार डालते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन अब आप मुझसे क्या चाहती हैं ये बताइए। देखो सुनील, मेरी एक प्रॉब्लम है जिसका हो सकता है कि तुम कोई हल सुझा सको। एक अनजान आदमी पर इतना भरोसा करने का कारण? सुनील ने सवाल किया। हाँ, कारण है। तुम विशाल की प्रॉब्लम का हल निकालने यहाँ आए हो और अब उसकी बहन की फिक्र कर रहे हो और उसकी प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई हल निकालोगे, तो फिर तुम मेरे किसी काम क्यों नहीं आ सकते? अच्छा ठीक है, कहिए। मैं अपने पति से परेशान हूँ। मतलब आप उसे छोड़ना चाहती हैं? हाँ। क्या कोई दूसरा मर्द भाग आया है? हाँ। उससे शादी करना चाहती हैं? हाँ। तो उसके लिए तो आपको अपने पति से तलाक लेना होगा। मैं फौरन शादी करना चाहती हूँ। तलाक लिए बिना? फौरन का मतलब तो यही है। इस नए जमूरे को पता है कि आप शादीशुदा हैं? जमूरा? अरे भाई, आपकी पसंद वाले नए साहब को, क्या उनको मालूम है कि आप शादीशुदा हैं? हाँ, मालूम है। लेकिन इस बात का क्या मतलब हुआ? एक पति के होते हुए दूसरा पति करने का मतलब आप समझती भी हैं? मैं भी समझती हूँ और वो आदमी भी समझता है। कमाल है, उसके बाद भी आप दोनों पंगा लेना चाहते हैं। नहीं, यही तो बात है कि पंगा लेना नहीं चाहते, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे बिना किसी पंगे के मैं ये शादी कर सकूं। ओ मैडम, ऐसी कोई तरकीब नहीं है। आप एक ही टाइम में दो दो पति नहीं कर सकती। एक से तलाक होने से पहले आप दूसरे से शादी नहीं कर सकती। ये तो इस तरह की बात हो गई कि कोई अंडा तोड़े बिना कहे कि मुझे ऑमलेट खाना है। और अगर मैं फिर भी शादी कर लूँ तो? कोर्ट में जाकर शादी कर लूँ तो? कोर्ट में ऐसे नहीं होती शादी। उसके लिए पहले 1 महीने का नोटिस देना होता है। उसमें क्या बात है, वो तो अरेंज हो जाता है। वकील लोग पिछली डेट में नोटिस दाखिल दफ्तर करवा देते हैं। ओह, तो काफ़ी कुछ सोचे समझे बैठी हैं आप। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। थोड़ा बहुत पता करने से सब पता चल जाता है। तुम आगे बताओ। देखिए मैम, नोटिस में इस बात की तस्दीक भी करनी पड़ती है कि आप पहले से शादीशुदा नहीं हैं। आप झूठ बोलकर शादी तो कर सकती हैं, लेकिन पोल खुल जाने पर वो शादी तो अमान्य और गैरकानूनी घोषित होगी ही। आपके ऊपर परजुरी का इल्ज़ाम भी लग सकता है और आपका पहला पति जवाहर सक्सेना आप दोनों को गिरफ्तार करवा सकता है। इस बार वो थोड़ा हड़बड़ाई। आपने अभी कहा था मैम कि आपके ऊपर 24 घंटे नज़र रखी जाती है। मेरे ख्याल से वो उधर जो नीली सेंट्रो खड़ी है, मुझे लगता है उसकी ड्राइविंग सीट पर जो आदमी बैठा है उसका पूरा ध्यान हमारी तरफ ही है। मैथिली ने सिर उठाकर उधर देखा और उसके मुंह से एक तीखी सिसकारी निकल गई। ये तो विक्रम है, मेरे पति का ड्राइवर और जनरल हैंडीमैन। मैं तो बहुत ही सावधानी से छुप के घर से निकली थी। इसे कैसे पता चल गया? तो अब आप क्या करेंगी? देखो, यहाँ पर अंधेरा है और वो गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी है। हो सकता है उसने मुझे ठीक से ना पहचाना हो। तुम एक काम करो, मोटरसाइकिल स्टार्ट करो और उल्टी तरफ से मुझे कोठी तक इस तरह से पहुंचा दो कि ये हमारे पीछे लगा ना रह सके। मोटरसाइकिल की तरह कार संकरी गलियों में घुस नहीं सकेगी, इसलिए ये काम तुम्हारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। चलो जल्दी करो। इतना कहकर वो बाइक की पिछली सीट पर बैठ गई। सुनील ने फुर्ती से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और उसे तेज़ स्पीड पर दौड़ा दिया। सेंट्रो की हेडलाइट्स भी जलीं और वो मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ पड़ी। काफ़ी आगे जाकर सुनील की मोटरसाइकिल एक संकरी गली में दाखिल हो गई। कार का उसके पीछे वहां आना मुमकिन नहीं था, लेकिन आगे से चौड़ी सड़क का घेरा काटकर गली से पार वो फिर से सड़क पर पहुंच सकती थी और फिर से उनके पीछे लग सकती थी। आधी गली पार कर चुकने के बाद सुनील ने मोटरसाइकिल को वापस घुमा लिया और जिधर से वो आया था वापस उधर ही दौड़ा दिया।
कुछ पल बाद ही वो जवाहर की कोठी पर थे। उसने बाइक को रोका और मैथिली तुरंत नीचे उतर गई। सुनील ने कहा, हमारी बातचीत पूरी तो हुई नहीं। आप कहें तो मैं आपके साथ भीतर चलूं? अरे पागल हो क्या, निकलो यहाँ से, यहाँ रुकना भी मत। तभी कोठी के गेट से जवाहर सक्सेना निकलकर वहां आ खड़ा हुआ। हो गई सैर? उसने सुनील से सवाल किया। सुनील ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, नहीं, सैर वाली तो कोई बात नहीं थी। तो कौन सी बात है? बीवी खामखा गले पड़ गई? नहीं, वो क्या है कि, उसने सुनील की बात काटते हुए कहा, सीधे सीधे बोलो, वो क्या चाहती थी? उसने तुमसे क्या कहा? उसी पल नीली सेंट्रो भी वहां आकर रुकी और एक लंबे आदमी ने बाहर कदम रखा। बड़े बड़े डग भरता मुठियां भींचे वो सुनील के सिर पर आ खड़ा हुआ। मैथिली की आंखों में आतंक की छाया तैर गई। उसने बेचैनी से अपने पति की तरफ देखा और फिर लगभग दौड़ती हुई आयरन गेट पार करके कोठी में दाखिल हो गई। सुनील ने धीरे से कहा, आपके इस वॉचडॉग का इरादा फौजदारी का जान पड़ता है, जरा समझाइए इसे। दांत पीसता हुआ वो आदमी सुनील पर झपटने को तैयार हो गया। सक्सेना ने तीखे स्वर में उसे रोक दिया। विक्रम, पीछे हट जाओ। मोटरसाइकिल को गियर में डालते हुए सुनील ने कहा, थैंक यू मिस्टर सक्सेना, मुझे ऐसे कुत्तों से बहुत डर लगता है जो भौंके बिना काटते हैं। और फिर उसकी मोटरसाइकिल तोप से छूटे गोले की तरह वहां से भाग निकली। काफ़ी दूर निकल आने के बाद उसने सोनल को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। उसने कहा, देखो सोनल, सक्सेना को 50% डाउन पेमेंट तो कबूल है, लेकिन बाकी रकम वो 25 की जगह 10 किस्तों में चाहता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो विशाल को जेल भेज देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। आप उसे कहिए कि मैं रकम 10 किस्तों में ही अदा कर दूंगी। मेरे पास कुछ जेवर हैं, उनको बेच दूंगी। कुछ और कीमती सामान है, उसे भी बेच दूंगी। लेकिन मैं अपने भाई को जेल जाते नहीं देख सकती। पागल हुई हो क्या? खुद अपने ही हाथों अपने आप को बर्बाद करने पर तुली हो तुम, और वो भी उस निकम्मे भाई के पीछे। वैसे भी सक्सेना ने जवाब देने के लिए कल तक का टाइम दिया है। कल तक कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मिस्टर सुनील, मेरी जो हैसियत आज है कल भी वही रहेगी। हाँ ठीक है, हैसियत तो वही रहेगी, लेकिन हालात तो बदल सकते हैं ना। हालात कैसे बदलेंगे सर? अरे भाई, कुछ भी हो सकता है। सक्सेना का हार्ट फेल हो सकता है, तुम्हें कोई गड़ा खजाना मिल सकता है, तुम्हारे भाई की लॉटरी लग सकती है, पाकिस्तान हमला कर सकता है, और कुछ नहीं तो तुम्हारा भाई अपने साथी की बाबत चुप्पी साधे रहने की अपनी जिद छोड़ सकता है। तुम्हारे कहने से नहीं छोड़ेगा तो मैं कोशिश करके देखूंगा। मुझे अपना बड़ा भाई समझकर मेरा कहना मानो और कल तक चुप बैठो। कल तक कोई ना कोई बीच का रास्ता ज़रूर निकल आएगा। नहीं निकला तो कल जो मन में आए वो करना, ठीक है? ठीक है सर। और सुनील ने फ़ोन बंद कर दिया। जब वो यूथ क्लब से बैंक स्ट्रीट में अपने फ्लैट पर लौटा तब तक आधी रात होने को थी। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। ये मैथिली का फ़ोन था। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? सुनील ने सवाल किया। डायरेक्टरी में देखा। लेकिन इस टाइम तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो? ये बहुत ज़रूरी था। सुनो, तुम यहाँ आ सकते हो मेरे घर पर? अरे बात क्या है ये तो बताओ। मैं अपने पति को छोड़कर जा रही हूँ। उसने हरकत ही ऐसी की है। क्या किया है उसने? सुनील ने पूछा। वो मार पिटाई पर उतर आया है। यहाँ घमासान युद्ध छिड़ सकता है। मेरा बेटा उसे जान से मार देने पर तुला हुआ है। तुम्हारा बेटा? लेकिन वो तो दिल्ली में पढ़ता है ना? हाँ, दिल्ली में पढ़ता है, लेकिन आजकल यहीं पर है। परसों सुबह ही लौटा था। अच्छा, मारपीट किसके साथ हुई है? एक लड़की के साथ। निखिल की करीबी है वो। करीबी क्या मतलब? उसकी प्रेमिका है? मैं फ़ोन पर ये सब नहीं बता सकती। मेरे पति ने उसके सिर पर कोई भारी चीज़ मार दी और भाग गया। भाग गया? हाँ, कार में सवार हुआ और भाग गया। लेकिन लौट कर आएगा तो यहीं, और जब वो लौटेगा तो मेरा बेटा उसकी जान लेकर ही मानेगा। वो इतना बिफरा हुआ है कि मेरे काबू में नहीं आ रहा है। भगवान के लिए आकर मेरी मदद करो प्लीज़। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि इस घड़ी में मुझे और कोई ऐसा आदमी नहीं सूझ रहा जिससे मैं मदद मांग सकूं। भगवान के लिए मेरे पति के लौटने से पहले ही यहाँ आ जाओ, वरना यहाँ बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको पुलिस को फ़ोन करना चाहिए मिसेस सक्सेना। अरे कैसे आदमी हो तुम? उस लड़की के बारे में भी तो सोचो जिसको मेरे पति ने मारा है। अगर यहाँ पुलिस आई तो सबको पकड़ के ले जाएगी। प्लीज़ बहस में वक्त ख़राब मत करो और जल्दी यहाँ आओ। लेकिन मैं वहाँ आके करूँगा क्या?
तुम वो करोगे जो मैं औरत नहीं कर सकती। तुम निखिल को अपने काबू में करोगे। वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगा। प्लीज़ अब देर मत करो, टाइम खराब हो रहा है। देखिए, मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि आप पुलिस को ही बुला लें तो बेहतर होगा। प्लीज़ सुनील, पुलिस का नाम मत लो। जो फौजदारी यहाँ हुई है और जो आगे होने का अंदेशा है, उसके अलावा और भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें पुलिस का दखल मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। सुनील प्लीज़, ये एहसान करो मुझ पर और फ़ौरन यहाँ आ जाओ। अच्छी बात है, आता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ जल्दी आना। कुछ देर बाद सुनील भैरव रोड पहुंचा। मैथिली उसे कोठी के दाएं दरवाजे पर मिली। ये ऑफिस में घुसने का मुख्य दरवाज़ा था। सुनील को देखते ही वो बोली, प्लीज़ प्लीज़ कम इन, जल्दी आओ। जब वे दोनों अंदर दाखिल हुए तो पार्टीशन के पीछे से एक युवक बाहर निकला। वो नीली जीन्स, लाल टी शर्ट और ट्वीड का कोट पहने था। मैथिली ने जल्दी से बताया, ये मेरा बेटा निखिल है, और निखिल, ये हैं मिस्टर सुनील, अ सेलिब्रेटेड मीडिया पर्सन। युवक के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसके जबड़े भिंचे हुए थे। उसने उसी हाल में सुनील की तरफ देखा। सुनील ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो निखिल। लड़का थोड़ा झिझका। उसके दाएं हाथ में कुछ था जिसे हाथ मिलाने के लिए उसने बाएं हाथ में शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ निकलकर फर्श पर जा गिरी। सुनील ने देखा कि वो एक कारतूस था। निखिल ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, ये जानकर खुशी हुई कि तुम मम्मी के जानने वाले हो। मम्मी को यहाँ कितनी प्रॉब्लम्स हैं। मैं उनमें दखल नहीं देता, लेकिन अब तो। इतना कहते हुए उसने झुककर कारतूस उठाने की कोशिश की, लेकिन सुनील ने उससे पहले ही उसे उठा लिया। ये 32 कैलिबर की गन में फिट आने वाला कारतूस था। ये किस लिए है? इसका यहाँ क्या काम है? उसने पूछा। निखिल ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारे दूसरे हाथ में क्या है? निखिल ने हाथ पीछे करके उस चीज़ को छुपाने की कोशिश की, लेकिन सुनील ने उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे खोल दिया। उसके हाथ में कई और कारतूस थे, जिनमें से एक खाली था। गन कहाँ है? उसने कड़े स्वर में पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, निखिल ने कहा। ये तुम्हारे कोट की जेब में वजनी क्या दिखाई दे रहा है? अरे बोला ना कुछ नहीं है। सुनील ने ज़बरदस्ती उसके कोट की जेब में हाथ डालकर वो चीज़ बाहर निकाली। वो 32 कैलिबर की रिवॉल्वर थी। उसका चेम्बर खाली था, लेकिन उसकी नाल में से जले बारूद की गंध अभी भी आ रही थी। इससे तो गोली चली जान पड़ती है, सुनील ने कहा। निखिल ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। मैथिली जल्दी से बोली, अरे मैं सोच ही रही थी कि ये कहाँ थी, मुझे दो ये। क्यों? सुनील ने सवाल किया। क्योंकि इतना बोलते बोलते मैथिली रुक गई। अब सुनील बुरी तरह से झल्ला गया। तुम दोनों पागल तो नहीं हो? अगर यही सब ड्रामा करना था तो मुझे यहाँ आने को बोला ही क्यों? सीधे सीधे बताओ, यहाँ चल क्या रहा है? मैथिली ने निखिल को इशारा किया और वो एक तरफ हट गया। सुनील ने आगे बढ़कर पार्टीशन के पीछे नज़र डाली। वहाँ सोफे पर एक भारी भरकम बड़ी उम्र की औरत झुकी हुई थी, जिसकी ओट में कुछ था। उसने कहा, ये अभी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर आया है क्या? सुनील ने उसके बाजू में जाकर झांक कर देखा। सोफे पर एक खुले रेशमी बालों वाली लड़की लुढ़की पड़ी थी, जो उम्र में 25 साल के करीब की, जिसकी उम्र करीब 25 साल रही होगी। उसकी कनपटी पर एक गीला तौलिया टिका हुआ था और औरत उसकी हथेलियां मसल रही थी। ये कौन है? सुनील ने पूछा। मैथिली तब तक वहां आ खड़ी हुई थी। उसने जवाब दिया, ये मेरी बहू है, निखिल की बीवी। ये वही लड़की है जिसे आपने कहा था कि ये निखिल की करीबी है? हाँ, लेकिन निखिल की इससे शादी हो गई है, ये बात अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन ये देखने में तो निखिल से बड़ी उम्र की लगती है। अरे नहीं, ये 20 साल की है बस, और निखिल 22 का है। इसे हुआ क्या है ये? मैंने बताया था ना तुम्हें फ़ोन पर, मेरे पति ने इसे मारा। इसी बात का तो जिक्र मैंने फ़ोन पर किया था। लेकिन क्यों मारा और किस चीज़ से मारा, वो तो मुझे पता नहीं। बस कोई चीज़ पूरे ज़ोर से घुमाकर कनपट्टी पर दे मारी। इतना बड़ा गूमड़ निकल आया है बेचारी के सिर पर। और फिर उसके बाद वो भाग गया। भाग कैसे गया? सुनील ने पूछा। बाहर दरवाजे के सामने ही कार खड़ी थी, उसमें जाकर सवार हुआ और ये जा और वो जा। आपने खुद उसे जाते देखा था? हाँ, मैं उस वक्त बाएं विंग में ऊपर वाली मंजिल में एक खिड़की में थी। वो सफ़ेद वाली इंडिका गाड़ी लेकर गया था।
उसके साथ कोई सामान भी था? नहीं, खाली हाथ था, मैंने साफ साफ देखा था। तभी सोफे पर पड़ी लड़की थोड़ा कुनमुनाई। मैथिली उसके करीब पहुंची और उसका सिर सहलाते हुए बोली, प्राची, बेटा कैसी हो? सुन रही हो? लड़की थोड़ा सा कुनमुनाई, उसने पलकें झपकाईं और फिर उसने करवट बदलने की असफल कोशिश की। अधेड़ औरत बोली, अभी उल्टी आ जाएगी, फिर ये ठीक हो जाएगी। मैथिली सुनील के पास आकर बोली, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? सुनील ने खुश्क स्वर में कहा, जो करना चाहिए वो तो आपको कबूल नहीं है। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि पुलिस को खबर किए बिना यह मामला और भी खराब हो जाएगा। सिर पर चोट लगे हुए आदमी की शक्ल से पता नहीं चलता कि उसे कितनी गंभीर चोट लगी है। इस लड़की को आप ऐसे ही सोफे पर पड़ी रहने नहीं दे सकते। इसे डॉक्टरी मदद की ज़रूरत है। और अगर आप डॉक्टर को बुलाएंगी, उसे चोट की वजह बताएंगी, तो वो भी इसको तब तक हाथ नहीं लगाएगा जब तक पुलिस को खबर नहीं की जाएगी और इसे मेडिको लीगल केस नहीं माना जाएगा। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि ये काम आप मजबूरी से करेंगी या मर्जी से। कुछ देर सोचकर उसने कहा, ठीक है, मैं मर्जी से करूँगी। तुम करो फ़ोन। मैं करूँ? प्लीज़। आपको पता नहीं है, ऐसे मामलों में मेरा नाम आते ही पुलिस बुरी तरह से भड़क जाती है। अच्छा ठीक है, तुम निखिल के नाम से कर दो। सुनील ने फ़ोन उठाया और पुलिस का नंबर मिलाकर बोला, मैं भैरव रोड 14 नंबर से निखिल सक्सेना बोल रहा हूँ। यहाँ एक वारदात हो गई है। मेरे फादर ने एक लड़की की कनपटी पर नशे में ऐसा वार किया है कि वो बुरी तरह से घायल है। जी हाँ, मेरे फादर ने। उनका नाम जवाहर सक्सेना है। जी नहीं, मारने के बाद वो यहाँ से भाग गए हैं। लगता है उनका दिमाग हिल गया है। वो कोई इससे भी बड़ी वारदात कर सकते हैं, इसलिए उनका पकड़ा जाना ज़रूरी है। जी जी नहीं, पैदल नहीं, कार पर गए हैं। सफ़ेद रंग की इंडिका है, खुद चलाते हुए। नंबर है। उसने प्रश्न सूचक निगाहों से मैथिली की तरफ देखा। वो फुसफुसाई, RJ4CAD 2926। सुनील ने वो नंबर माउथपीस में दोहरा दिया और फिर फ़ोन बंद कर दिया। 5-10 मिनट में पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी, इसलिए जो कहना है उसके रिहर्सल आप दोनों माँ बेटा तुरंत कर लीजिए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी राय में आपका लड़का ही इनिशिएटिव ले तो अच्छा होगा। वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ ये आपकी तरफ ज़्यादा है और अपने बाप के खिलाफ है। मैथिली दबे स्वर में बोली, सक्सेना साहब निखिल के पिता नहीं हैं। निखिल मेरे पहले पति की औलाद है। सक्सेना साहब से मेरी दूसरी शादी हुई है। कब हुई? करीब 5 साल पहले। निखिल बड़े ही गुस्से से बोला, शादी ना हुई, सज़ा हो गई। 5 साल से सज़ा काट रही है मेरी माँ। सोफे पर पड़ी लड़की फिर से कुनमुनाई। इस बार उसके मुंह से कुछ अस्पष्ट शब्द भी निकले। 1-2 बार खांसकर वो धीरे से उठी और फिर उठकर बैठ गई। मैथिली ने उसे पुचकारते हुए कहा, फिक्र मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ पुलिस आ रही है, वो सब संभाल लेगी। उसने सुनील की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है? इनका नाम सुनील चक्रवर्ती है। ये हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। लड़की ने हाथों में सिर थाम लिया और फिर से खामोश हो गई। मैथिली ने सुनील के पास जाकर धीरे से कहा, वो गन मुझे दे दो। क्यों भला? क्योंकि उसे तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो किसके पास होना चाहिए? आपके पास? क्योंकि वो आपकी है? अरे मेरी नहीं है, मैं उसे छुपा दूंगी इसलिए मांग रही हूँ। सुनील ने एक पल कुछ सोचा और फिर गन उसे थमा दी। मैथिली ने उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया। तभी सुनील का ध्यान निखिल की तरफ गया, जो सोफे के करीब पहुंचा हुआ झुककर उस लड़की से कुछ बात कर रहा था। जैसे जैसे वो उसकी बात सुनता गया, उसका चेहरा और ज़्यादा गंभीर होता गया। बात खत्म होने पर उसने बारी बारी से अपनी माँ और सुनील की तरफ देखा और बोला, मम्मी, प्राची का कहना है कि इसके ऊपर वार मिस्टर सक्सेना ने नहीं किया था। तुम उन्हें डैडी नहीं कहते हो? सुनील ने सवाल किया। मैथिली जोरदार स्वर में बोली, ये कैसे हो सकता है निखिल? लड़की का दिमाग हिल गया है क्या? मैं रिसेप्शन तक इसके साथ आई थी, तब अंदर सक्सेना साहब के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन मम्मी, प्राची कह रही है कि वार सक्सेना साहब ने नहीं किया था। असल में इसकी सक्सेना साहब से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसने उनके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो ऑफिस में पूरी तरह से अंधेरा था और वो खाली था। फिर ये अंदर वाले ऑफिस के दरवाजे पर पहुंची और इसने उस दरवाजे पर दस्तक दी। वो दरवाज़ा मिस्टर सक्सेना ने खोला था।
उस वक्त उनके साथ अंदर कोई था जिसकी सूरत प्राची को नजर नहीं आई थी, क्योंकि उस आदमी की दरवाजे की तरफ पीठ थी। प्राची को सक्सेना साहब ने ये कहकर डिसमिस कर दिया था कि वो अभी बिजी थे, इसलिए वो बाहर बैठकर उनका इंतज़ार करे। ये कहती है कि इसने 10 मिनट तक ऑफिस में बैठकर इंतज़ार किया। फिर उसके बाद अंदर वाले ऑफिस का दरवाज़ा खुला और जो आदमी अंदर मौजूद था उसने चौखट पर कदम रखा। उसने अपने पीछे बिजली के स्विच को ऑफ कर दिया और बाहर को लपका। तब उसे ये एहसास हुआ कि वहाँ प्राची बैठी हुई थी। जब वो वापस घूमा था तो रिसेप्शन वाले ऑफिस की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी थी। प्राची ने देखा कि उसके चेहरे पर एक नकाब था जो असल में एक बड़ा सा ब्राउन लिफाफा था, जिसमें आंखों की जगह 2 छेद कर दिए गए थे। दाईं आंख के ऊपर वाला छेद थोड़ा बड़ा हो गया था और जिसकी वजह से आंख के नीचे गाल का कुछ हिस्सा भी नजर आ रहा था, और वो कहती है कि वहां गाल पर एक मटर के दाने जितना बड़ा काला मस्सा था। सुनील बुरी तरह से चौंक पड़ा। ओह, फिर क्या हुआ? फिर ये जोर से चिल्लाई। उस आदमी ने इसके ऊपर वार किया। इसने बचाव में हाथ ऊपर उठाया तो एक हाथ उसके मुंह पर पड़ा और उसका कागज का नकाब फट गया। सुनील ने उत्सुकता से पूछा, इसने उसकी सूरत देखी? हाँ, देखी। ये कहती है कि अंदर वाले ऑफिस की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, इसलिए इसने साफ साफ उसकी सूरत देखी। इसने उसे पहचाना भी? नहीं, पहचाना नहीं, क्योंकि वो सूरत इसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वो हमलावर इसके लिए बिल्कुल अजनबी था। लेकिन उसके गाल पर आंख के नीचे मस्सा इसने साफ साफ देखा। जी हाँ। नकाब फटने पर वो आदमी बुरी तरह से भड़क गया और फिर उसने इसके सिर पर वार किया, जिसके बाद ये बेहोश हो गई। सुनील ने लड़की से सवाल किया, क्या तुमने वाकई उसकी आंख के नीचे मटर के दाने जितना बड़ा काला मस्सा देखा था? जी हाँ। और उसका नकाब कागज का था? जी हाँ। ऑफिसों में जो बड़े साइज का भूरा लिफाफा यूज होता है, क्या उसका बना हुआ था? जी हाँ। जब तुम्हारा हाथ उस पर लगा तो वो चेहरे से अलग हो गया था या वहीं कहीं अटका रहा था? जी, अलग हो गया था, उड़ के परे जा गिरा था। सुनील फुर्ती से सक्सेना के ऑफिस में अंदर गया। टेबल की ओट में फटा हुआ ब्राउन लिफाफा मौजूद था। फटे हुए हिस्से को साथ जोड़कर उसने उसका मुआयना किया। फिर आंखों की जगह हुए छोटे बड़े छेदों का खास तौर से मुआयना किया। वापस आकर उसने लड़की से पूछा, यही है वो नकाब? जी हाँ, लड़की ने कहा, और उसने उठकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। उसे जोर का चक्कर आया और वो गिरने को हुई। अपना संतुलन कायम रखने के लिए उसने हाथ सामने फैलाए तो सहारा तलाशती उसके दोनों हाथों की हथेलियां पार्टीशन के शीशे पर जाकर पड़ीं। मोटी औरत ने सहारा देकर उसे वापस सोफे पर बैठा दिया। उठते ही चक्कर आ रहे हैं, प्राची ने कहा। सुनील ने उससे फिर से सवाल किया, नकाब में आंख की जगह जो छेद थे उसमें दाईं आंख वाला छेद बाईं आंख वाले छेद से बड़ा था और इसी कारण तुम्हें वो मस्सा नजर आया था? जी हाँ, प्राची ने कहा। मैथिली ने बीच में ही टोका, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसे जरूर कोई गलती लग रही है। निखिल ने झल्लाकर कहा, अरे क्या गलती लग रही है मम्मी? जब ये कह रही है कि इसने मस्सा देखा था तो देखा था। जिस आदमी ने इसकी इतनी बुरी हालत की, ये उसके बारे में झूठ क्यों बोलेगी भला? मैथिली चुप तो हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर से विरोध के भाव गए नहीं। उसने बेचैनी से करवटें बदलना बंद नहीं किया। सुनील ने उससे पूछा, उसने तुम्हारी कनपटी पर 2 वार किए थे? मेरे ख्याल से हाँ, प्राची ने कहा। वार करने के बाद वो किस तरफ भागा था? वापस अंदर की तरफ या बाहर रिसेप्शन की तरफ? ये तो मुझे याद नहीं। उसके भागने के तुरंत बाद बाहर से किसी कार के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ आई थी। मुझे नहीं पता। दूसरा वार होते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मुझे कुछ याद नहीं है। सुनील ने सिर हिलाया और सक्सेना के ऑफिस में दाखिल हो गया। आगे भीतरी ऑफिस का जो दरवाज़ा था, जिसके पीछे से उसे टाइपराइटर की आवाज़ें सुनाई दी थीं जब वो पहली बार यहाँ आया था, उस ऑफिस का दरवाज़ा फिलहाल बंद था। दरवाजे के हैंडल पर रुमाल रखकर उसने हैंडल को घुमाया और दरवाजे को भीतर धक्का दिया। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। यहाँ का स्विच बोर्ड कहाँ है? उसने सवाल किया। मैथिली उसके करीब पहुंची और उसने अंदर की लाइट का स्विच ऑन कर दिया। रोशनी होते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। सुनील और निखिल दोनों ने करीब करीब एक साथ ही अंदर झांका। भीतर ऑफिस के फर्श पर जवाहर सक्सेना औंधे मुंह पड़ा था।
उसके सिर के करीब एक तह किया हुआ कंबल ऐसे पड़ा था कि सिर का कुछ हिस्सा उसकी ओट में आ गया था। उसकी बाहें कंधों से परे फैली हुई थीं और दाईं बाह की मुट्ठी बंद थी। सिर के चारों तरफ खून का एक तालाब सा बना हुआ था जिसमें कंबल का एक कोना भी डूबा हुआ था। सिर से आगे एक ऑफिस टेबल थी जिस पर एक टाइपराइटर पड़ा था। उसके रोलर में जो कागज़ लगा हुआ था उसके आधे भाग पर कुछ टाइप किया हुआ था। सुनील ने चेतावनी दी, कोई आगे ना आए, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। फिर वो खुद बड़े ही सावधानी से आगे बढ़ा और टेबल के करीब पहुंचा। फिर उसने टाइपराइटर में लगे कागज़ पर एक नज़र डाली। ये तो सुसाइड नोट है, उसने कहा। फिर उसने बिना उस कागज़ को हाथ लगाए उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं सब खत्म करने जा रहा हूँ। मैं एक नाकाम आदमी हूँ। मैंने पैसा तो कमाया लेकिन इज्जत नहीं कमाई। कोई मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मेरा दोस्त नहीं है। अब तो हाल ये हो गया है कि मैं अपनी बीवी तक से प्यार पाने में नाकाम हूँ, सम्मान पाने में नाकाम हूँ। वो नौजवान लड़का जिसे मेरा बेटा होना चाहिए मुझसे नफ़रत करता है। अचानक कितना तन्हा हो गया हूँ मैं, और अचानक मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ है कि इंसान चाहे कितना भी आत्मनिर्भर क्यों ना बन जाए, एक तन्हा शख्स के तौर पर उसका कहीं कोई मुकाम नहीं है। मैं दौलत से तो माला माल हूँ लेकिन चाहत से कंगाल हूँ। हाल ही में ऐसा कुछ वाक़या हुआ है जिसे मैं तहरीरी तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन जिससे मुझे पता चला है कि जो औरत इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है उसकी मोहब्बत का दावेदार बनने में मैं नाकाम रहा हूँ। इसलिए अब मैंने सब कुछ ख़त्म कर देने का फ़ैसला कर लिया है। बस सिर्फ ये देखना है कि गन का ट्रिगर खींचने का हौसला मैं अपने आप में जुटा पाता हूँ या नहीं। अब मुझे चाहिए सिर्फ हौसला। जब सुनील ने पढ़ना बंद किया तो कुछ पल वहाँ खामोशी छाई रही। अचानक निखिल बोला, अरे इनके दाएं हाथ में कुछ है। सुनील एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसने झुककर धीरे से लाश की मुट्ठी खोली। मुट्ठी में मूंगा जड़ी सोने की एक अंगूठी बंद थी। ये एक खास कारीगरी की खास अंगूठी थी। मैथिली के मुंह से जोर की आह निकल गई। सुनील फुर्ती से सीधा होकर उसकी तरफ घूमा और बोला, आप इस अंगूठी को पहचानती हैं? नहीं, नहीं तो? जो आपकी जुबान कह रही है वो आपकी सूरत से जाहिर नहीं होता। साफ बोलिए, ये अंगूठी आप पहचानती हैं कि नहीं? कहा ना मैं नहीं पहचानती। तो ठीक है, मैं झूठ बोलने वालों की तरफदारी नहीं करता, चलता हूँ। तुम ऐसे हमें मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते सुनील। तो फिर सच बोलिए। मैंने बताया ना कि मैं झूठ बोलने वालों का साथ नहीं देता हूँ। अच्छा ठीक है, सब बताती हूँ, लेकिन पहले यहाँ से बाहर चलो। ठीक है, जैसे आपने बत्तियाँ ऑन की थी वैसे ही ऑफ कर दीजिए, सुनील ने कहा। मैथिली ने उसके आदेश का पालन किया। फिर अचानक बोली, मेरा रुमाल गिर गया है, उठाऊं या पड़ा रहने दूं? जल्दी उठाइए और यहाँ से बाहर निकलिए। वो नीचे झुककर अंधेरे में हाथ चलाने लगी। कुछ देर बाद उसने कहा, मिल गया रुमाल। फिर वो खड़ी हो गई और सुनील, निखिल और वो तीनों बाहर निकल आए। जब वो वापस रिसेप्शन वाले हिस्से में पहुंचे तो प्राची वहाँ खड़ी बुरी तरह से कांप रही थी। उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ा हुआ था। तो तुम्हें पता चल गया कि अंदर क्या हुआ है? सुनील ने सवाल किया। जी हाँ। अच्छा ये बताओ प्राची कि तुमने अपने हमलावर को पिछले ऑफिस से बाहर निकलते हुए साफ साफ देखा था? जी हाँ। और जैसे तुमने उसे देखा था वैसे ही उसने भी तुम्हें देखा था? जी क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है, क्या उसने तुम्हारी सूरत साफ साफ देखी थी? कभी वो तुम्हें दोबारा देखे तो पहचान लेगा? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। मैं जहाँ बैठी थी वहाँ काफ़ी अंधेरा था और वहाँ पर जो रोशनी आ रही थी वो यहाँ रिसेप्शन से आ रही थी। उस रोशनी की तरफ मेरी तो पीठ थी लेकिन उस आदमी का चेहरा था। इसलिए जैसे मैंने उसको साफ देखा था मुझे नहीं लगता कि उसने भी मेरा चेहरा उतना ही साफ देखा होगा। यानी वो तुमको फिर कभी देखे तो सूरत से नहीं पहचान पाएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं पहचान सकता। लेकिन तुम उसे पहचान सकती हो क्योंकि तुमने उसका नकाब नोच लिया था और उसका चेहरा तुम्हें साफ दिखाई दिया था। और वैसे भी अगर नकाब ना भी नोचा होता तो आँख के नीचे का मस्सा तुमने फिर भी बराबर देखा था। जी हाँ, बहुत ही बड़ा मस्सा था वो, बहुत ही भद्दा लग रहा था उसके चेहरे पर। देखो प्राची,
पुलिस जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाली है। तुमने हमलावर की सूरत देखी थी, इसलिए तुम्हारा दर्जा चश्मदीद गवाह का है। कहने का मतलब है कि पुलिस तुम्हारे और तुम्हारे बयान पर खास तवज्जो देगी। वो तुमसे बहुत सारे सवाल भी करेगी। हाँ तो कोई बात नहीं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम निखिल की हेल्प करना चाहती हो? सुनील ने सवाल किया। हाँ बिल्कुल। तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत तो ठीक ही है। कनपटी पर गूमड़ है जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे धाड़ धाड़ हथौड़ा सा बज रहा है। सर भी कई बार घूम जाता है, लेकिन मैं सब संभाल सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो है, तुम्हें पुलिस के आने से पहले ही यहाँ से जाना होगा। लेकिन कहाँ? यूथ क्लब पर, ये मेहता रोड पर है। उसके मालिक हैं मिस्टर रमाकांत मल्होत्रा। वो वहीं पर रहते हैं और हालांकि देर हो चुकी है लेकिन अभी जाग रहे होंगे। वहाँ जाकर मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, मेरा इंतज़ार करना, और बोर हो जाओ तो सो जाना। मैं आकर सारी बातें समझाऊंगा तुमको। फिर सुनील फुर्ती से मैथिली की तरफ मुड़कर बोला, यहाँ आसपास कोई ऑल नाइट टैक्सी स्टैंड है? हाँ, पास में मोड़ पर ही है, मैथिली ने कहा। गुड, इसे समझाओ और यहाँ से विदा करो। जब तक मैथिली ने प्राची को समझाया, उस दौरान सुनील ने रमाकांत को फ़ोन मिलाया और उसे सारी सिचुएशन बता दी। फिर उसने मैथिली से सवाल किया, ये बताइए मिसेस सक्सेना कि प्राची के बारे में और कौन कौन जानता है? मेरा मतलब उस पर हुए हमले के बारे में। सुरेश कुंद्रा जानता है, मैथिली ने जवाब दिया। वो मेरे हस्बैंड का सेक्रेटरी है, वो यहीं पर रहता है। तुम्हारे जाने के बाद वो पिक्चर देखने चला गया था, और जिस वक्त वो हमलावर फरार होने की कोशिश कर रहा था, एन उसी वक्त वो वापस लौटा था। उसने उसको कोठी से भाग निकलते हुए भी देखा था, और फिर मुझे यहाँ बदहवास घूमते हुए भी। वो ये जानने के लिए यहाँ चला आया था कि मामला क्या था। तो आपने क्या बोला उसको? मैंने उसे यही कहा कि वो अपने कमरे में जाए और वहीं पर रहे। क्या उसने प्राची को सोफे पर पड़े देखा था? नहीं, मैंने उसे स्क्रीन के पीछे नहीं जाने दिया था। वो उत्सुकता से तो मरा जा रहा था, उचक उचक कर पार झांकने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन कुछ देख नहीं पाया था। किस टाइप का आदमी है वो? आदमी तो ठीक है, थोड़ा बातूनी है और अपने मालिक का वफादार है। इसीलिए मेरे खिलाफ जाना और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना अपना पहला फ़र्ज़ मानता है। उसे पता था कि मेरी और मेरे हस्बैंड की बनती नहीं है, इसीलिए उनका सगा बन के दिखाता था। क्या इस वक्त वो अपने कमरे में है? मेरे ख्याल से तो वहीं होना चाहिए। क्या निखिल को पता है उसका कमरा कहाँ है? हाँ पता है। निखिल, मुझे वहाँ लेकर चलो फटाफट। निखिल उसे उस वाली कोठी से बाहर निकालकर निजी आवास वाली कोठी में ले गया। वहाँ से वो पहली मंजिल के एक गलियारे में पहुँचे, जहाँ एक बंद दरवाजे के आगे निखिल ठिठका और उसने कहा, यही है वो। ठीक है, सुनील ने कहा, अब तुम वापस अपनी माँ के पास जाओ, उस मोटी औरत को वहाँ से दफ़ा करो और अपने बयानों को रिवाइज़ करके पॉलिश करके पुलिस की जवाब तलबी की तैयारी करो। ख़ास तौर पर यह सोचकर रखना कि उस गन के बारे में क्या कहोगे। क्या पुलिस मुझसे उसके बारे में सवाल पूछेगी? क्यों नहीं पूछेगी? उसमें से एक गोली चली थी जिसका खाली कारतूस बाकी कारतूसों के साथ तुम्हारे हाथ में था, तो वो तुमसे पूछेंगे नहीं कि वो गोली तुमने कहाँ चलाई थी? लेकिन मैंने वो आज थोड़ी चलाई थी, वो तो मैंने एक खाली बोतल पर पहले चलाई थी, ऐसे ही टारगेट प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, टारगेट प्रैक्टिस एक गोली से होती है? अरे मिस्टर सुनील, असल में हुआ ये कि कल हम तफरीह के लिए निकले हुए थे। मेरा एक दोस्त मेरे साथ था। मैं उसके आगे शो ऑफ कर रहा था। अब बाई चांस पहली ही गोली निशाने पर जाकर लग गई, तो मैंने और गोली चलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि वैसी कामयाबी मुझे फिर से नहीं मिलने वाली। और कोशिश करता तो मेरी पोल खुल जाती कि मुझे निशाना लगाना नहीं आता। तो तुम ये बात साबित कर सकते हो कि इस गन से जो इकलौती गोली तुमने चलाई वो बियर की बोतल पर चलाई थी? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? मेरा दोस्त गवाह है। अपने दोस्त को गवाही के लिए पेश कर सकते हो? नहीं, वो तो कल रात लंदन चला गया। वाह 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 वाह, ऐसे गवाह के जिक्र का क्या फ़ायदा जिसे पेश ही ना किया जा सकता हो। अब जल्दी से अपनी माँ के पास जाओ और जो कहा है वो करो। निखिल वहाँ से चला गया और सुनील उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हुआ। भीतर वही आदमी मौजूद था जिसे सक्सेना ने गबन का हिसाब जानने के लिए बुलाया था। उसने सुनील को देखा और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए।
स्वर में नकली मिठास घोलता हुआ सुनील बोला। पहचाना प्यारे लाल? अगर तुम्हारे मालिक ने बताया ना हो तो मैं बता देता हूँ कि मैं ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर हूँ। नाम है सुनील। उसने कड़वे स्वर में कहा। तुम्हारे नाम में चीफ लगा है, इसलिए बिना दरवाज़ा खटखटाए कहीं भी घुस आ सकते हो क्या? जवाब में कोई करारी बात कहने के लिए सुनील ने मुंह खोला ही था कि उसकी नज़र टेबल पर पड़े उस कागज़ के पुर्जे पर पड़ी जिस पर उसने अपना नाम और घर का टेलीफोन नंबर लिखकर सोनल सिक्का को दिया था। ये कागज़ तुम्हारे पास कैसे आया? उसने कहा। कौन सा कागज़? ये कागज़ जिस पर मेरा नाम और नंबर लिखा है। ये तो गलियारे में उड़ता फिर रहा था, तो मैंने यूं ही उठा लिया। कौन से गलियारे में? उसी गलियारे में जिसमें चलकर तुम यहाँ आए हो। ये सीढ़ियों के पास मिसेस सक्सेना के कमरे के दरवाजे के सामने पड़ा था, तो तुम्हारा नाम लिखा देखकर मैं ये सोच के ले आया कि मैडम से पूछूंगा, उनका होगा तो लौटा दूंगा, वरना रद्दी में डाल दूंगा। अच्छा ये बताओ मिस्टर प्यारेलाल कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले नीचे ऑफिस के रिसेप्शन एरिया में स्क्रीन के ऊपर से उचक कर एक लड़की को देखा था जो घायल थी और सोफे पर लुढ़की पड़ी थी? हाँ, तो देखा था तो क्या हुआ? कोई पाप किया था क्या? जैसे देखा था उससे मुझे ये तक पता नहीं चला था कि वो लड़की थी या लड़का। बस इतना ही पता चला था कि कोई सोफे पर पड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों मिसेस सक्सेना ये नहीं चाहती थी कि मैं देख पाऊं कि सोफे पर कौन है। वो बार बार मुझे धकेल रही थी और इसी वजह से मुझे बार बार ये लग रहा था कि वहां पर दाल में ज़रूर कुछ काला था। मुझे मैडम के इस बात पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और मैं इस बारे में कल सुबह सक्सेना साहब से ज़रूर बात करूंगा। उन्होंने आखिर मुझे धक्का दिया कैसे? अच्छा ये बताओ कि उससे पहले तुम कहीं बाहर गए हुए थे? हाँ, पिक्चर देखने गया था। वापसी में तुमने किसी को यहाँ इमारत से निकलकर भागते देखा था? इमारत से निकलकर नहीं, लेकिन मेन गेट के पास फुटपाथ पर भागते देखा था। लेकिन ये सब मैं तुमसे क्यों कहूँ? ये सब मैं सक्सेना साहब से कहूँगा। तुम्हारा इन सब से क्या मतलब है? मेरा इन सब से मतलब है क्योंकि मैं अखबार का रिपोर्टर हूँ, यानी न्यूज़ हाउंड हूँ। वो आदमी और भी बुरी तरह से चिढ़कर बोला। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम न्यूज़ हाउंड हो या ब्लड हाउंड हो या फिर हाउंड ऑफ बैस्करविल हो। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारा इस घर में मैडम से या किसी और से क्या वास्ता है और जबरन मेरे कमरे में घुस आने और मुझसे जवाब तलब करने का तुम्हें क्या हक है। मैं बस इतना जानता हूँ कि कल सुबह मैं इन सारी बातों की शिकायत मिस्टर सक्सेना से ज़रूर करूँगा। तभी कहीं बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। सुनील ने सुरेश कुंद्रा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा। वहां माँ बेटा दोनों सिर जोड़े बैठे कुछ मंत्रणा कर रहे थे। उसे देखकर अचानक वे यूं उछलकर खड़े हुए जैसे कोई चोरी करते पकड़े गए हों। सुनील ने जल्दी से कहा, पुलिस आ गई है। मेरी आप दोनों को राय है कि अगर आप में से किसी का भी मरने वाले के साथ कोई पंगा था तो उसका जिक्र पुलिस से बिल्कुल ना करें। समझ गए? हाँ, समझ गए, मैथिली ने कहा। तभी दो पुलिस वाले, एक सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार भीतर दाखिल हुए। सब इंस्पेक्टर ने कहा, क्या बात है, बोलिए। मैथिली ने जवाब दिया, मेरे हस्बैंड ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। गोली? खुदकुशी? फ़ोन पर तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। जी दरअसल फ़ोन मेरे बेटे ने किया था। वो बहुत घबराया हुआ था। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कह रहा है। सच पूछें तो उसे पता ही नहीं था कि असल में यहाँ क्या हुआ था। क्या हुआ था यहाँ असल में? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। वही जो मैंने बोला, खुदकुशी। और आपको ये कैसे पता कि आपके हस्बैंड ने खुदकुशी ही की है? उन्होंने पीछे एक चिट्ठी छोड़ी है, टाइपराइटर में टाइप करके सुसाइड नोट। आप खुद वो नोट देख सकते हैं। इंस्पेक्टर और हवलदार ने अंदर वाले कमरे में जाकर सारी चीज़ों का अच्छी तरह से मुआयना किया। फिर उसने सवाल किया, इस बात की खबर आप लोगों को कब लगी? जवाब सुनील ने दिया, बस 5-10 मिनट पहले। और आप कौन हैं? कहते हुए इंस्पेक्टर उसकी तरफ घूमा ही था कि तभी उसकी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी और वो तुरंत बोला, अरे ये तो सुनील है, वो ब्लास्ट वाला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर? मैं मिस्टर सक्सेना से मिलने आया था और अब मिसेस सक्सेना के फ्री होने का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि जो बात मुझे मिस्टर सक्सेना से करनी थी वो उनसे कर सकूँ। क्या बात करनी थी? विशाल नाम का एक लड़का यहाँ नौकरी करता था। उसकी नौकरी के दौरान मालिक और नौकर में कुछ गलतफहमियां हो गई थीं जिनके बारे में बात करने मैं यहाँ आया था।
क्यों? क्योंकि विशाल मेरा जानने वाला है। और मिस्टर सक्सेना, वो भी मुझे जान जाते, लेकिन उसकी तो नौबत ही नहीं आई। सब इंस्पेक्टर ने एक बार फिर से लाश पर निगाहें दौड़ाईं और फिर बोला, किसी ने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने फिर से कहा, ये कंबल जो कई तहों में मुड़ा पड़ा है, लगता है गोली की आवाज़ को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और गोली ज़रूर उस गन से चली होगी। उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। जब सुनील ने उस दिशा में देखा तो पाया कि लाश के करीब वो 32 कैलिबर वाली गन लुढ़की पड़ी थी जो उसने निखिल के कोट की जेब से बरामद की थी। सब इंस्पेक्टर के इशारे पर हवलदार ने कंबल को लाश के सिर से करीब से थोड़ा परे सरकाया। वो तुरंत उत्तेजित स्वर में बोला, साहब जी, यहाँ तो एक और गन पड़ी है जो कंबल के नीचे दुबकी हुई थी। कोई खुदकुशी के लिए 2 गन कैसे इस्तेमाल कर सकता है? सब इंस्पेक्टर ने तीखे स्वर में कहा, सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं। ये खुदकुशी का केस नहीं है। मुझे हेडक्वार्टर खबर करनी होगी। सुनील ने हैरानी भरी नज़रों से मैथिली की तरफ देखा। फिर वो होठों में बुदबुदाया, 2 गन? मैथिली ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें दहशत से फटी पड़ रही थीं। इससे आगे की कहानी के लिए सुने सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास नकाब का 3रा भाग।